हेलो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आ चुका है। एग्जाम्पल नंबर 12। देखो, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको क्योंकि यहाँ पे आपको जनरेट करने पड़ेंगे किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यूज है उनको। तो थोड़ा फोकस करना है इस एग्जाम्पल पर। काफी सारे क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड। फाइंड इंटरवल निकालना है आपको, एफ एक्स गिवन है। ओके, तो फर्स्ट मैं जैसे करता हूँ हमेशा बिल्कुल वैसे ही करूंगा। गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 3x। अब मैं यहाँ पे एफ डैश एक्स कर दूं तो कितना है? देखो, साइन एक्स का आपको पता है डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? कॉस। और 3x का क्या होता है सर? 3 तो मैं आगे लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब क्या करना है आपको? पुट करना है, पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। तो अगर आप ये 0 करोगे तो 3 कॉस 3x इक्वल्स टू 0। तो आपके पास केवल कॉस 3x इक्वल्स टू 0 बचा। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराऊंगा ये चीज। आपको पता है कॉस यहाँ पर पाई बाय 2 पर और 3 पाई बाय 2 इन तीन दोनों पर 0 होता है। होता है नहीं होता? हाँ सर, होता है। मुझे लिमिट क्या दी है सर? 0 से पाई बाय 2 ही होनी चाहिए एक्स की लिमिट जो फाइनली निकल कर आएगी। ठीक है, अभी मैं लेकिन एक्स की वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, मैं पूरे 0 बता रहा हूँ आपको। 0 कहाँ कहाँ होता है? तो सर मुझे पता है कॉस 3x इक्वल्स टू कॉस पाई बाय 2 होता है क्या 0 की जगह? हाँ सर, हो सकता है। और आपसे मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे कॉस 3x जो है वो कॉस 3 पाई बाय 2 हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है। अब कॉस से कॉस चला गया और 3 नीचे जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी बचेगी? पाई बाय 6 बचेगी। एक वैल्यू तो ये आ गई। कॉस से कॉस चला गया, 3 से 3 चला गया, एक्स की वैल्यू कितनी हुई? पाई बाय 2। अब आप इन दोनों अगर वैल्यूज को देखोगे, एक्स इक्वल्स टू एक बार तो पाई बाय 6 है और एक बार पाई बाय 2 है। ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो अगर आप इस एक्स की जगह पुट करो तो आपका आंसर कितना निकल आएगा? आ जाएगा 0 निकल कर आ जाएगा। और इसने बोला भी था एक्स बिलोंग्स। अब इसके अलावा और भी वैल्यूज हो सकती है, नो डाउट। ठीक है, मैं इसके ना पाई बाय 2 मतलब सॉरी, इनमें मैं पाई पाई ऐड करके और वैल्यू बना सकता हूँ। बट मुझे लिमिट दे दी है कि एक्स की 0 से पाई बाय 2 ही लिमिट लेनी है मुझे। ठीक है। तो मेरे पास जो एक्स है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है सर? मेरा एक्स 0 से पाई बाय 2 बिलोंग कर रहा है। बिल्कुल सर, ये चीज सही है। ये इंटरवल आ गया आपके पास। अब आपको पता है इंटरवल कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे? सर इंटरवल मुझे पता है 0 से पाई बाय 2 ही लेने हैं, बात खत्म। बीच में एक वैल्यू और आ गई है मेरे पास, पाई बाय 6 है जो कि। ठीक है सर। अब वी हैव टू डिसजॉइंट, एक सेकेंड, टू डिसजॉइंट इंटरवल। देखो, एक बार तो है 0 पाई बाय 6 और एक है आपके पास पाई बाय 6 और पाई बाय 2। अब आप यहाँ थोड़ा सा फोकस करना कि आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर 0 इंक्लूडेड है, यहाँ पे पाई बाय 6 जो है वो नॉट इंक्लूडेड है। यहाँ पे पाई बाय 6 नॉट इंक्लूडेड है लेकिन यहाँ पे पाई बाय 2 इंक्लूडेड है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इन दोनों इंटरवल में आपको चेक करना है कि किस पे इंक्रीजिंग है किस पे डिक्रीजिंग है। आ जाओ पीछे। फर्स्ट केस में ले रहा हूँ 0 से पाई बाय 6 के ऊपर। अब यहाँ आप कोई भी अगर वैल्यू पुट करो, आपके पास एफ डैश एक्स कैसे है वैसे एक्चुअल में 3 cos 3x। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं यहाँ पे 0 से पाई बाय 2, अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। यहाँ पे 0 इंक्लूडेड है लेकिन फिर भी आप 0 की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इधर आओ। तो आपने थ्योरम नंबर 1 पढ़ी है? मैं आपको फिर से लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पे। थ्योरम 1 हमें ये कहती है, फर्स्ट केस में अगर एफ डैश आपके पास लेस देन 0 है इन एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। मतलब कि देखो, ये ए और बी में जो हमें, अगर हम एफ डैश एक्स को लेस देन करते हैं तो हमें किस में करना होता है? ए और बी में से हमें यहाँ पे हमेशा ओपन इंटरवल लेने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी हम कहते क्या है? हम कहते हैं एफ इज इंक्रीजिंग इन ए कॉमा बी। कहते तो यही है ना सर? कहते तो यही है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे, अगर ये जो इंक्लूडेड वाली चीज है ना, मुझे लिखनी आंसर में इंक्लूडेड है, तो मैं आंसर में इंक्लूडेड कैसे लिखूंगा भाई? आंसर में इंक्लूडेड लिखने के लिए मुझे कोई ना कोई रीजन चाहिए ना। तो रीजन ये रहा। थ्योरम नंबर 1 आपको ये कहती है कि एफ इज इंक्रीजिंग इन ए कॉमा बी, जबकि मैंने ए कॉमा बी में इंक्लूडेड वैल्यू नहीं ली है। समझ गए? मैंने इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू ली है, लेकिन फिर भी मैं आंसर में ऐसे लिखता हूँ। थ्योरम नंबर 2 ये कहती है इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 इन एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। क्या कहा मैंने? इन एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, एफ इज, इस कंडीशन में मैं क्या कहूंगा? इसमें वही कहूंगा, एफ इज डिक्रीजिंग इन ए कॉमा बी। बताओ ये चीज समझ में आई क्या मेरी? मैं जो समझना समझाना चाह रहा हूँ आपको।
क्या कहा मैंने यहाँ पे आपको? मैंने ये कहा है आपको कि यहाँ पर भी मैं ए और बी को जो है इंक्लूडेड ले रहा हूँ, लेकिन मैंने वैल्यू कौन सी पुट करी है? सर मैंने वैल्यू तो ए और बी के बीच में से कोई वैल्यू करी। ये थ्योरम नंबर 1 है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाई, मैंने यहाँ भी समझा दिया, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर इस चीज का यूज करने वाला हूँ। कैसे? देखो एफ डैश एक्स है, अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट करो, 0 से π/6 की कोई भी वैल्यू पुट करो। अब आप थोड़ा कंफ्यूज जाओगे, सर क्या है ये? देखो π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। π/6 का मतलब क्या होता है? 30 डिग्री। ये आपका साइकिल होता है, ठीक है सर। 30 डिग्री यहाँ है, मैं चूज कर रहा हूँ 15 डिग्री पुट कर देता हूँ मैं। क्या पुट कर रहा हूँ मैं? एक्स की जगह 15 डिग्री पुट करो। सर एक्स 15 डिग्री का मतलब है कॉस 30 डिग्री हो गया। ये 15 × 3 से करोगे, सॉरी 15 से करोगे तो कितना हो गया? ये 45 डिग्री हो गया ये। भाई मुझे इन दोनों के बीच में से मुझे एक्स की कौन सी वैल्यू चूज करनी है? मुझे एक्स बिलोंग करना है 0 से π/6 के बीच में से कोई, ठीक है सर। लेकिन मैं लूंगा यहाँ पे 0 को इंक्लूड करके नहीं लूंगा, नॉट इंक्लूड लूंगा। इन दोनों के बीच में से कोई वैल्यू पुट करो, आप कोई भी पुट कर लो। π/6 मतलब क्या होता है? 0 π/6 यानी 30 डिग्री होता है। मैं 30 डिग्री और 0 30 डिग्री के बीच में क्या आएगा? इधर देखो, ये आपका मान लो ये 0 है, ये π/2 है, यहाँ आपका π/6 है जिसको मैं 30 डिग्री बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ 0 30 डिग्री के बीच में क्या आएगा? आप कह सकते हो ना यहाँ पे सर 15 डिग्री आएगा। अब आप यहाँ 15 डिग्री पुट करो। इफ वी पुट एक्स इक्वल्स टू, मैं रख के दिखा रहा हूँ एक बार आपको ना, वैसे साइन से पता लग जाना है, बट फिर भी 3 cos, अब देखो 15 डिग्री रखो, 15 3 से कितना हो जाएगा सर? 45। तो आप अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, इसका साइन जो है पॉजिटिव ही आना है ना, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, बिकॉज पॉजिटिव साइन आएगा इसका। क्या आएगा इसका? पॉजिटिव। अगर इसका पॉजिटिव साइन आया है, क्या कहा मैंने आपसे? अगर इसका पॉजिटिव साइन आया है, ठीक है सर आया है, अगर इसका पॉजिटिव साइन आया है तो मैं ये कह सकता हूं आपको कि जो एफ डैश एक्स है वो भी ग्रेटर देन 0 है आपके पास, ठीक है सर। अगर ये पूरा ओवरऑल ग्रेटर देन 0 हो गया तो मैं क्या कह सकता हूँ? एफ इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/6। मैं ऐसे करके ब्रैकेट लगा सकता हूँ क्या? देखो ये रीजन आपको अब समझ में आ रहा होगा इस थ्योरम की वजह से। क्यों? बाय थ्योरम 1। थ्योरम नंबर 1 मैंने आपको सिखाई है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने साइड में फिर से कर दिया है कि थ्योरम नंबर 1 ये कहती है कि आप फिर से इसको इंक्रीजिंग केस में इस तरह के ब्रैकेट लगा सकते। अब आप कहोगे सर आपने बाकी केसेस में तो नहीं लगाया ऐसा। नहीं लगाया क्योंकि वहां पे आपको आंसर के अंदर क्लोज ब्रैकेट नहीं बोला था, समझ रहे हो? तो यहाँ पर आपको बोला है ये ब्रैकेट्स की, इसीलिए मैंने, क्योंकि मेरा एक ब्रैकेट देखो यहाँ पे ये क्लोज आ रहा है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों ब्रैकेट जो है ऐसे लगा दी क्लोज। और मैं लगा सकता हूँ ऐसा, लेकिन मैं फिर भी वैल्यू कौन सी चूज करता हूँ? एक्स की। इन दोनों के बीच में से करता हूँ, ये दोनों नहीं करता हूँ, समझ गए? फर्स्ट केस के अंदर इंक्रीजिंग ए वाला पार्ट सॉल्व कर दिया मैंने आपको। इंक्रीजिंग होगा एफ इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/6। अब इसका सेकंड वाला केस भी देख लो आप, बी। यहाँ पे मैं वैल्यू कौन सी चूज करूंगा? देखो π/6 to π/2, यहाँ पर भी इंक्लूडेड वैल्यू दिख रही है आपको π/2, लेकिन π/2 पुट नहीं करेंगे, इन दोनों के बीच में ही कोई वैल्यू पुट करेंगे। तो सर मेरा एफ डैश एक्स कितना है? 3 cos 3x। 3 cos 3x, ठीक है, गॉट इट। देखो π/6 क्या होता है? 30 डिग्री होता है। भाई π/6 आपके पास क्या है? सर π/6 तो मेरे पास 30 डिग्री है। अब फिर से इधर आ जाओ साइकिल में, ये आपके पास 30 डिग्री है, मुझे 30 डिग्री और 90 डिग्री इनके बीच में कोई वैल्यू चूज करनी है। तो मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे 45 चूज कर लिया, मान लेते हैं सर। एक्स की वैल्यू तो कर सकता हूँ ना मैं चूज। एक्स की वैल्यू इसमें पुट करने के बाद क्या बनता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे तो एक्स से मतलब है। मैं इसमें एक्स बिलोंग्स टू π/6 और π/2 में से कुछ भी चुन सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या चुन लिया? 45 चुन लिया। अगर मैं 45 यहाँ रखता हूँ, 45 3 जा कितना हो जाएगा? 90, 100, 120, 125। अब देखो 125 कहाँ आ जाएगा? इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो यहाँ कहीं 125 आ जाएगा। अब आप देखो इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये बिकॉज, एक सेकेंड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ वी पुट एक्स इक्वल्स टू 45 डिग्री, π/4 लिख देता हूँ, π/4 है ना, 45 है ना यहाँ पे, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे, या तो मैं 45 लिख देता हूँ ना, आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। इफ वी पुट एक्स इक्वल्स टू 45, वी हैव वैल्यू इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड वी नो इन सेकेंड क्वाड्रेंट
cos x इज नेगेटिव। cos की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने आप नेगेटिव हो जाएगी। अब जब ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी एफ डैश एक्स लेस देन जीरो आ जाएगा। और अगर ये लेस देन जीरो आ गया आपके पास तो आप क्या कह सकते हो एफ इज क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे डिक्रीजिंग, एक मिनट, इन 5/6 5/2। अब देखो इसके अंदर भी मैंने इंक्लूड ब्रैकेट लगाया नहीं लगाया, हाँ सर लगाया। इसका रीजन समझ में आ गया। बाय थ्योरम वन, जो मेरी वन वाली थ्योरम है ना वो मुझे यही कहती है देखो कि मैं डिक्रीजिंग कह सकता हूँ इस तरीके से क्लोज ब्रैकेट लगा के, लेकिन मैं जो वैल्यू चूज करूंगा एक्स की वो ए और बी के बीच में से होगी, यानी ओपन ब्रैकेट्स का यूज करना होगा। समझ में आ गया। ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो इसलिए मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरम्स और इन सबको थोड़ा एग्जामिन करना पड़ेगा और फिर वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे एग्जाम्पल्स के, इसलिए मैं कहता हूँ आपको एग्जाम्पल पहले करो। इससे क्या होता है आपका बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होता है, फिर आप एक्सरसाइज पे जाते हो तो और आसान आपको समझ में आते हैं सारी चीजें। आ गया समझ में? तो कंप्लीट है एग्जाम्पल नंबर 12।